नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। मैं हूँ नीलू व्यास। इस समय मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूँ और चुनावी कवरेज को लेकर इस राज्य में आई हुई हूँ, जहाँ पर 90 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में इस समय क्या चल रहा है? क्या कांग्रेस वापस सरकार बना पाएगी? भूपेश बघेल की सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं और उनका जो विकास का जो मॉडल है और जिस तरीके से उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उठाया है, यहाँ की महिलाएँ हों, चाहे पुरुष हों, चाहे किसान हों, हर तबका यहाँ पर भूपेश बघेल से खुश नज़र आ रहा है। मैं खुद कुछ कई इलाकों में पिछले 2-3 दिनों से और इंटीरियर पार्ट्स में भी गई हूँ और वहाँ पर जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है और वो सारे लोग जो किसान, महिलाएँ, बुज़ुर्ग सब भूपेश बघेल की सरकार से खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के लिए कोई चुनौतियाँ नहीं हैं, कांग्रेस के लिए भी चुनौतियाँ हैं क्योंकि कांग्रेस ने जितना ग्रामीण इलाकों में काम किया है, उसके कंपैरिज़न में शहर के लोग इतने ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। ये कहना कि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ है ही नहीं, वो भी गलत होगा। तो कांग्रेस के लिए चुनौतियाँ कहाँ-कहाँ से हो सकती हैं, उसके बारे में हम बातचीत तो करेंगे। लेकिन जो दूसरा सवाल है कि बीजेपी कहाँ पर है? बीजेपी वाकई में एक बहुत ही डिमोरलाइज्ड फोर्स की तरह यहाँ पर नजर आ रही है। उनके नेता नजर नहीं आ रहे हैं। मैं तो बीजेपी के का यहाँ का जो लोकल दफ्तर है वहां भी गई थी। तो अभी परसों की बात है कि जेपी नड्डा यहाँ आए हुए थे, लेकिन वो तो अपने पब्लिक मीटिंग्स में गए हुए थे। लेकिन उस ऑफिस में इस कदर सन्नाटा छाया हुआ था कि मुझे देख के ताजुब लग रहा था कि क्या ये बीजेपी का ऑफिस है। क्योंकि कर्नाटका का ट्रिप भी जब मैंने किया था तो कर्नाटक के ट्रिप में भी वहां के बीजेपी के लोगों को हार की सुगबुगाहट थी। उनको ये एहसास था कि बीजेपी अच्छा नहीं कर पाएगी। लेकिन वहाँ की एक ऊर्जा और जो एनर्जी कर्नाटक के बीजेपी दफ्तर में वो दिखती थी, वो महसूस होती थी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली एक व्यक्ति भी उस ऑफिस में परसों की मैं आपको बात बता रही हूँ कि वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी बीजेपी की नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी का जो नेतृत्व है, वो भी बिल्कुल गायब है। रमन सिंह जो यहाँ के पूर्व बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, वो अभी 1 साल से थोड़ा-सा सक्रिय हुए हैं। लेकिन जो पिछली विधानसभा में बीजेपी की एक जो शर्मनाक हार हुई थी, उसके बाद से यहाँ के जो कमेंटेटर्स हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक तरीके से बीजेपी को पनिश किया है कि बीजेपी पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और उसके बाद जो 11 में से 9 जो लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती हैं, तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि इतनी सीटें लोकसभा की जीतने के बावजूद अगर विधानसभा के चुनाव में बीजेपी बिल्कुल गायब नज़र आ रही है, तो उसका कारण क्या है? बहुत सारी चुनौतियाँ हैं बीजेपी के लिए और रमन सिंह के सक्रिय होने के बावजूद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बीजेपी का जो पूरा एजेंडा है, चाहे वो हिंदुत्व का एजेंडा हो, गाय, गोबर, राम, ऐसा लग रहा है कि वो सारा एजेंडा बीजेपी ने छीन लिया है। अब इसके पहले कि मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊं और ये सारी बातें मैं एक बहुत ही यहाँ के नामचीन और वरिष्ठ पत्रकार जो कि 1966 का एक अखबार है डेली छत्तीसगढ़, उसके एडिटर इन चीफ हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और समय समय पर हमारा ज्ञान अर्जन भी कर रहे हैं। सुनील कुमार इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन न्यूज नशा एंड वेलकम टू आवर थैंक यू। प्लेटफॉर्म। और जो पहला सवाल है सर वो यही है कि कितना चुनौतीपूर्ण है चुनाव और कांग्रेस के चुनौतियों से मैं शुरू करना चाहूंगी बाद में इस पूरी वार्ता को, क्योंकि कांग्रेस के चांसेस अच्छे दिख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में वापस आ सकती है और 90 में से कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी ये भी एक सवाल है कि वो कंफर्टेबल मेजोरिटी होगी या एक रेजर थिन मेजोरिटी से वो जीतेंगे। तो कांग्रेस के लिहाज से कितना चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव 2023? जी। अभी तक चुनौतीपूर्ण नहीं हो पाया है। कल नॉमिनेशन खत्म हो गए हैं, 2 दिन बाद विड्रॉल खत्म हो जाएगा। हम्म, उम्मीदवार साफ हैं। दोनों बड़ी पार्टियों ने और 3-4 छोटी पार्टियों ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, हम्म, लेकिन कोई मुकाबला नहीं दिख रहा है, कोई कैंपेन नहीं दिख रही है। मेरा हम्म, दफ्तर बीजेपी के दफ्तर के ठीक सामने है। कल यहाँ पर जी। नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। जो ऊर्जा आपको एनर्जी परसों देखने नहीं मिली, वो कल यहाँ पर थी। कल काफी ओके। ढोल नगाड़े थे, कल काफी हुँ, हल्ला था। बड़े बड़े हुँ, कैंडिडेट हैं रायपुर शहर के, वो हुँ, सारे एक साथ जाकर नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे। तो कल हुँ, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पार्टी एक्टिव हो गई है आज से। आज सुबह से मैं अपने दफ्तर के बाहर 2 बार निकला हूं अलग अलग कामों से। आज फिर वही सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ बीजेपी में। तो मैं नहीं जानता कि सारे लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं काम करने या इस पार्टी में कुछ भी नहीं होना है,
लेकिन कुल मिलाकर मैं इतना कह सकता हूं, बीजेपी एक सन्नाटे से गुजर रही है। उसको शायद ये समझ नहीं पड़ रहा है कि वो ये चुनाव जीतने के लिए भी लड़ रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रही है। ओके। बीजेपी के डिमोरलाइज होने का आपको कारण क्या लगता है? क्या कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने ध्यान नहीं दिया, या फिर रमन सिंह जानबूझकर ही पूरे चुनावी सीन से गायब हो गए? आपको उसका कारण क्या लगता है कि बीजेपी ने लोकसभा में तो थोड़ी सी सीट्स को कमाया, लेकिन उन सीट्स को जीतने के बावजूद भी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी इतनी डिमोरलाइज क्यों है? उसका कारण क्या है? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने छत्तीसगढ़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान दिया कि यहाँ का राज्य का कोई बीजेपी नेता सिर न उठा ले, राज्य का कोई बीजेपी नेता कुछ काम न करने लगे, राज्य के बीजेपी नेता एक्टिव न हो जाएं। इन तमाम बातों को मुझको ऐसा लगता है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने इंश्योर किया। जब उसने ये देखा कि आप 50 से 15 सीट्स पे आ गए, 50 से 15 पे आप आ गए विधानसभा चुनाव में, उसके बाद मोदी ने ये दिखा दिया कि जब उनको लोकसभा की सीटें जीतनी है तो मोदी ने 11 में से 9 सीटें जीतकर यहां दिखा दिया कि वोटर जो हैं वो मोदी के खिलाफ नहीं है, वोटर बीजेपी के खिलाफ नहीं है। वोटर रमन सिंह की सरकार, छत्तीसगढ़ की बीजेपी के कैंडिडेट्स, मंत्री, सरकार उसके खिलाफ थे। उस एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया था, ऐसा बीजेपी नेताओं का मानना है दिल्ली का। तो उन्होंने बहुत सोच समझकर इनको उपेक्षित, तिरस्कृत, हाशिए पर रखा, किनारे रखा इनको। यानी 4.5 साल तो कोई कुछ काम कर ही नहीं रहे थे, बीजेपी वाले यहाँ घर बैठे थे। बीजेपी के छत्तीसगढ़ के नेताओं को यह भी अंदाज नहीं था कि भूपेश बघेल सरकार की खामियों और गलत कामों के खिलाफ उनको कोई बयान भी जारी करना है ठीक से। कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, बीजेपी एक पार्टी की तरह रह नहीं गई थी। केवल 1-2 पदाधिकारी जो सेंट्रल बॉडी ने बना दिए थे छत्तीसगढ़ में, केवल वो 1-2 लोग घोड़े पे सवार बिन बारात दूल्हे की तरह अकेले घूम रहे थे। उनके साथ पार्टी भी नहीं थी, कोई नहीं था उनके साथ में। बहुत बदहाल थी ये पार्टी। अब ये 1 महीने के भीतर भीतर ये पार्टी उस भूपेश बघेल की कांग्रेस के मुकाबले में आ जाए जिसने पिछले 5 साल के हर दिन को इलेक्शन कैंपेन की तरह जिया है। मैं आई एम नो ग्रेट फैन ऑफ भूपेश बघेल, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जो भूपेश बघेल ने चुनाव अभियान न चलाया हो। ऐसे ओवर टाइम इलेक्शन कैंपेनिस्ट के मुकाबले घर पे सुला दी गई, मार मार के, जैसे कोई माँ बच्चे को सुलाती है, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आके ले जाएगा। ऐसे बीजेपी नेताओं को यहाँ सुला दिया गया था, तुम सो जाओ नहीं तो दिल्ली नाराज हो जाती, दिल्ली पता नहीं क्या करेगी। अब वो But बीजेपी सुनील जी, I know you have a very interesting take on this, और बहुत अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बीजेपी को मार मार कर सुला दिया गया है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुला देती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, और पिछले 2-3 दिन से जो मेरी आपसे बातचीत भी हो रही है और जो मैं अलग-अलग इलाकों में जाकर महसूस कर रही हूँ, कि क्या ये सही बात है और क्या ये रीडिंग सही है कि जो बीजेपी का की नीति, नैरेटिव, उनका नेतृत्व और यहाँ तक कि जो उनका लगाव है राम, गाय, गोबर, वो बीजेपी से बिल्कुल छिन गया है? बीजेपी की क्या जेब खाली है इस समय नैरेटिव के टर्म्स में? ना उनके पास राम है, ना गाय है, ना गोबर है, और ना ही कोई पॉलिसी है। देखिए, बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में एक कमल छाप है, एक मोदी का चेहरा है। इन दो चीजों के भरोसे वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके कैंडिडेट भी अगर देखेंगी आप तो एक भी कैंडिडेट ऐसे नहीं है जो मोदी के चेहरे के बिना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जीत सके। मैं इसको रमन सिंह को शामिल करके कह रहा हूं आपसे, जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बीजेपी के नेता हैं, वो भी आज मोदी के चेहरे के सपोर्ट के मोहताज हैं। दूसरी तरफ जो आपने हिंदुत्व के सिंबल्स जो हैं, जो आइकॉन्स हैं, उनके बारे में जो पूछा है, भूपेश बघेल ने बहुत ही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत, आई डोंट एग्री टू दैट स्ट्रेटेजी एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन जो है हकीकत वो ये है कि भूपेश बघेल ने 5 साल में हिंदुत्व के मुद्दे को छीन लिया, आरती की थाली छीन ली बीजेपी से,
गाय की रस्सी छीन ली, गाय की दुम छीन ली, जिसको पकड़ के बीजेपी कई चुनाव वैतरणी पार करती है। तो उसने गाय का दूध तो दूध, घी तो घी, जिसको कि पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, या गोबर जिसको लीप लेते हैं लोग, उस गोबर को, गोमूत्र को भूपेश बघेल ने एक विलेज इकोनॉमी से जोड़ दिया, महिलाओं के एम्पावरमेंट से जोड़ दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के गांव गांव में गोबर और गोमूत्र से खाद बन रही है, उस खाद को सरकार खरीद रही है। सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा दे रही है कि आप गोबर खरीदो, गोमूत्र खरीदो, खाद बनाओ, उस खाद को सरकार खरीद रही है। यानी उन्होंने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके गांव गांव की महिलाओं के लिए एक नए किस्म का एक हिंदुत्व रिलेटेड रोजगार दिया है, जो गांधी के विलेज इकोनॉमी का भी है और जो बीजेपी के आरएसएस के गाय का भी है। मुझको बीजेपी और आरएसएस के लोग ये कहते हैं भूपेश बघेल ने हमारी पूरी जेब काट ली। एक तरफ से राम की फोटो निकाल ली, अयोध्या जाने की टिकट काट के निकाल ली, और एक तरफ से उन्होंने हमारी गाय छीन ली। हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमारे पास अब केवल एक मोदी है, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन एक बात बताइए, अगर बीजेपी का गाय, गोबर, राम सब छिन गया है, तो केवल मोदी के दम पर क्या बीजेपी केवल मोदी के चेहरे पर क्या चुनाव जीत सकती है? देखिए, यहां पर वो बात सामने आती है जो कि एक सॉलिड अपोजिशन अगर रहता, एक बहुत वाइब्रेंट, एनर्जेटिक और अलर्ट अपोजिशन रहता, तो भूपेश बघेल की सरकार का जीना हराम कर देता। इस सरकार की गलतियां इतनी हैं, इस सरकार के गलत काम भी इतने हैं, लेकिन बीजेपी उनके बारे में जो रटे रटाए जुमले हैं, उन जुमलों में सरकार की आलोचना कर देना, जो 2-4 भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसके कि एविडेंस बिखरे हुए हैं, उन एविडेंस को छुए बिना बीजेपी के सारे बयान जो हैं ऐसे रिटॉरिक में हैं, ऐसे जुमलों में हैं, घिसे पिटे जुमले जो लोगों के कानों में असर नहीं करते, कानों में घुसते नहीं है, आंखें उनको पढ़ने से रिफ्यूज कर देती हैं उन बयानों को। वोटर जो है उनका नोटिस नहीं ले रहा है, क्योंकि उन्हीं उन्हीं जुमलों को ये बार बार दोहरा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास इतना बड़ा मुद्दा था, गाय निकल गई, राम निकल गया, राम की मां कौशल्या भी निकल गई बीजेपी के हाथ से, जो कभी थी भी नहीं। भूपेश बघेल ने ही एक किस्म से इन्वेंट किया और ग्लोरीफाई किया कौशल्या मां को। इसके बावजूद बीजेपी के हाथ में सरकार के खिलाफ इतने सॉलिड मुद्दे थे, एकदम आयरन स्ट्रक्चर्ड मुद्दे थे बीजेपी के हाथ में, लेकिन बीजेपी उसको नहीं धो पाई, एक्सप्लॉइट तो नहीं क्यों कर पाई। बीजेपी क्यों नहीं कर पाई? अगर बीजेपी बाकी राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसीज को, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, और बिल्कुल जब पीछे लग के, और पीछे अब देखिए वहां राजस्थान में क्या हो रहा है, ईडी लगा दिया, ईडी एक टर्निंग पॉइंट बनकर वहां पर निकल आया है। तो अगर इस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसीज का दुरुपयोग या सदुपयोग अपने लिए बीजेपी करती है, तो वो यहाँ छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर पाई? या तो क्या इसके ये मायने हैं कि जो भी एलिगेशंस हैं भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर, वो बेबुनियाद हैं? क्योंकि कल जब मैं टीएस सिंहदेव की कंस्टिट्यूएंसी में गई थी और उनसे मैंने ये सवाल किया, तो टीएस सिंहदेव का ये कहना था कि भाई सबूत अगर आपके पास है तो आपको कौन रोक रहा है, आप आइए पकड़िए, आप क्यों नहीं पकड़ रहे? तो ये बात मुझे उनकी ठीक लगी, और यही चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो यहाँ पर अपनी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा भी कोई जांच पड़ताल नहीं करा पा रही है? नहीं, आपकी जानकारी थोड़ी सी गलत है। टीएस सिंहदेव ने आपको सही ब्रीफ नहीं किया है। सेंट्रल एजेंसीज यहाँ पे बहुत सारी जांच कर रही है, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। आईएएस अफसर जेल में पड़े हुए हैं 6-8 महीने से, बड़े बड़े कारोबारी जो हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो जेल में पड़े हुए हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। और ईडी ने 8-8, 10-10 हजार पेज के एविडेंस वाले केस जो हैं वो प्रोसिक्यूशन में सबमिट किए हुए हैं कोर्ट में। तो ये बात, फिर इसका मतलब ये है, अगर ये हकीकत है जो आप बता रहे हैं कि कई लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं और जेल में पड़े हुए हैं, तो फिर वो चीज इलेक्टोरली ट्रांसलेट क्यों नहीं करा पा रहे? रमन सिंह या यहाँ की जो रीजनल लीडरशिप है बीजेपी की, वो इतनी निष्क्रिय क्यों नजर आ रही है इस सब के बावजूद? मैं इसका जवाब दूंगा तो बड़ा ही हड़कंप मचाने वाला जवाब होगा। वो आपके प्लेटफॉर्म न्यूज नशा के लायक है, वो इसके टाइटल के लायक है। मैं बड़ा हंगामे वाला जवाब आपको दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े से बड़े नेता जो हैं,
उनको अभी तक इस बात का भरोसा नहीं है कि सेंट्रल एजेंसी सचमुच ही भूपेश बघेल की सरकार पर कार्रवाई करना चाहती है या दिखावे के लिए कर रही है, या भूपेश बघेल का दिल्ली में किसी से कोई पैक्ट हो गया है और कोई ओह! एजेंसी उनके ऊपर सचमुच में हाथ डालना नहीं चाहती है। ऐसी लेकिन इसका हालत कारण क्या हो सकता है? मैं ये जानना मेरी मुझे उत्सुकता आपकी बात को सुनकर ये लग रही है कि आखिर भूपेश बघेल और बीजेपी की जो केंद्र सरकार है, उसमें ऐसा क्या पैक्ट हो सकता है कि बीजेपी अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारना चाह रही है? देखिए, ऐसा है, क्राइम थ्रिलर्स आपने पढ़े होंगे, अभी आपको समय कम मिलता होगा, अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में आपने पढ़े होंगे। तो देर आर वेरियस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इन द एयर। चूंकि मैं किसी की इज्जत को कम करना नहीं चाहता, इसलिए मैं ऐसी किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के डिटेल बतलाना नहीं चाहता। लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता इस दहशत में हैं कि क्या भूपेश बघेल के खिलाफ दिल्ली सचमुच ही सीरियस है, क्या दिल्ली सचमुच ही कार्रवाई करना चाहता है। ऐसा ना हो कि दिल्ली दिखावे के लिए कार्रवाई कर रहा है, असल में नरमी बरत रहा है और हम ही लोग गर्म होने लगे। तो बीजेपी स्टेट लीडरशिप जो है, इट हैज लॉस्ट लिंक विद इट्स सेंट्रल लीडरशिप, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है कि डिटैचमेंट एक किस्म का चल रहा है, ये कम्युनिकेशन चैनल ठीक नहीं है। राइट। छत्तीसगढ़ के बीजेपी लीडर्स जो हैं, उनको ये समझ नहीं पड़ रहा है भूपेश पे हमला करें तो कितना करें, बिलो दी बेल्ट करें तो करें कि ना करें, हमारी पार्टी दिल्ली में बैठी हुई इसको अप्रिशिएट करेगी कि नहीं। और जितने तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हवा में हैं, अगर उनमें से कोई सही होगी तो क्या हम ही लोग ओवर इंथुजियास्टिक होके ये हमला करते दिखेंगे? ऐसी एक नौबत है, ऐसी एक चर्चा है। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा ये साफ कर देता हूं, ईडी के पास बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े एविडेंस जेल में रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि सबूत हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते। कार्रवाई की है तभी कई आईएएस अफसर 6-6, 8-8 महीने से जेल में पड़े हैं, जिनको बेल नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं और बेल नहीं मिल रही है। तो कुछ तो होगा। सुप्रीम कोर्ट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट रन नहीं करती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो इंडिपेंडेंट हैं। तो केसेस हैं, बीजेपी का हौसला नहीं है उन केसेस को लेके चढ़ाई करने का। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मोदी जी बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में नज़र नहीं आए हैं। एटलीस्ट मुझे तो याद नहीं पड़ रहा है कि ऐसी कोई बहुत भयानक उनकी हमने रैली देखी है। और मुझे तो ये भी पता चला है कि यहाँ की फीडबैक यूनिट जो बीजेपी की थी, वो कितना सच है मुझे नहीं पता है। जो कुछ बातचीत में लोगों से पता चला कि फीडबैक यूनिट जो यहाँ का है बीजेपी का, वो यही कह रहा था कि भई मोदी जी तो अगर यहाँ आएँगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि वो रैली करें ही ना। क्या ये बात सही है? देखिए, एक चर्चा मुझको ये सुनाई पड़ी है कि मोदी उन जगहों पे जाना कम कर देते हैं जहां उनकी पार्टी की हार की आशंका दिखती है। ये ओके। केजरीवाल भी यही करते हैं, और भी कुछ नेता करते होंगे ऐसा। लेकिन कर्नाटक हारेगी बीजेपी, ऐसा बहुत लोग कह रहे थे, लेकिन मोदी ने वहां जाना फिर भी कम वहाँ नहीं किया था। मोदी हैड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स इन कर्नाटका। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कर्नाटक चुनाव में। मुझको ऐसा नहीं लगता है, मुझको जो ध्यान पड़ रहा है, 2 या 3 बार मोदी यहाँ आ चुके हैं, आधा दर्जन से ज्यादा बार अमित शाह यहाँ आ चुके हैं। इन लोगों ने इसको निग्लेक्ट नहीं किया है। और 2 दिन बाद, परसों ही शायद मोदी यहाँ फिर से आ रहे हैं। एक उम्मीद ये है कि 2 तारीख को मोदी यहाँ आ रहे हैं, और एक उम्मीद ये है कि बीजेपी का घोषणा पत्र मोदी खुद ही जारी करें। शायद वो पब्लिक मीटिंग में घोषणा करें किसी बड़ी चीज की। ऐसी भी एक उम्मीद की जा रही है कि अगर कल घोषणा पत्र नहीं आएगा तो परसों मोदी खुद उसको घोषित करेंगे, ऐसी भी एक चर्चा है। तो मोदी शाह निग्लेक्ट कर रहे हैं ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मोदी शाह छत्तीसगढ़ के नेताओं के कंधों पे इस पालकी को, इस सिंहासन वाली पालकी को, राजा की पालकी को या इस अर्थी को, इसको दे रहे हैं, ऐसा भी मुझको नहीं लग रहा है। यहाँ के कंधे अभी भी खाली हैं। जी। हमने बीजेपी की तो काफ़ी बातें कर ली, लेकिन अब कांग्रेस की भी मैं बात करना चाहती हूँ कि किन इलाकों से कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती आ रही है? क्योंकि इस बार जो काफ़ी चर्चा है कि 90 में से जो सर्वेज़ आए हैं कि भई 50 और 55 तो शायद आ ही जाएगा कांग्रेस का। लेकिन ऐसे में क्या कांग्रेस कंफर्टेबल रहेगी? 90 सीटों में अगर 50 और 55 आता है, तो क्या गारंटी है कि जो 2018 में हमने मध्य प्रदेश में देखा था, उसी तरीके का कुछ ऑपरेशन लोटस, भाई बीजेपी के पास मनी है, मसल है, पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। तो क्या कांग्रेस
के साथ अगर ऑपरेशन लोटस हो गया तो क्या उसके चांसेस आपको लगते हैं यहाँ पर कि कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं? देखिए, ऐसे किसी भी ऑपरेशन के चांसेस या उसकी रिस्क, विच एवर वे यू लुक एट इट, अगर आप बीजेपी की नज़र से देख रही हैं तो आपको चांसेस लगेंगे, और कांग्रेस के नज़र से देख रही हैं तो रिस्क लगेगा वो। हम्म, तो मुझको कांग्रेस के ऊपर ऐसी कोई रिस्क जब तक आंकड़े सामने नहीं आ जाए तब तक नहीं दिखती है। जो दल बदल कानून है उसमें फेरबदल करके 1/3 की जगह 2/3 किया गया है। अब 2/3 एमएलए ही स्प्लिट कर सकते हैं, उससे कम स्प्लिट नहीं कर सकते। तो छत्तीसगढ़ ने पिछले बार भी बीजेपी से की लीडरशिप के सामने चुनौती दी थी कि आप छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर सकते, हमारी सरकार को नहीं गिरा सकते, हम जो चाहे करें। बीजेपी कहते रही कि छत्तीसगढ़ जो है ये कांग्रेस का एटीएम है, पूरे देश को यहीं से चला रही है कांग्रेस, यहीं के पैसे से। कुछ नहीं कर पाई वो, सरकार को गिराने, अनस्टेबल करने के बारे में कुछ नहीं कर पाई। तो मैं इन आंकड़ों को आने के बाद ही देख पाऊंगा इनको खतरा क्या है, लेकिन कांग्रेस को खतरा एक दूसरा है, उसको मैं बतलाना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के दो बड़े आदिवासी हिस्से हैं, एक बस्तर का हिस्सा है साउथ छत्तीसगढ़, एक सरगुजा का हिस्सा है नॉर्थ छत्तीसगढ़। इन दो हिस्सों में 26 सीटें हैं मिलाकर। इन 26 सीटों में से आज कांग्रेस के पास 26 हैं, 100% कांग्रेस के पास है। तो अगर इन चुनावों में कांग्रेस को कहीं भी जाना है तो इन 26 से नीचे ही जाना है, और बीजेपी इन 26 में 0 है, तो उसको कहीं भी जाना है तो ऊपर ही जाना है। कांग्रेस कितना नीचे आती है, बीजेपी कितना ऊपर आती है, हम लोग कल बैठकर रात को कुछ लोग इसको एनालाइज कर रहे थे। जो पहले दौर की 20 सीटें हैं, पहले दौर की 20 सीटें, मैंने ये बात अखबार में भी नहीं कही है, मैं भी आपको कह रहा हूं, ये पहले दौर की 20 सीटों में कांग्रेस करीब 9 से 10 सीटें लूज करते दिख रही है, जिसमें बस्तर की 12 सीटें हैं और बस्तर के बाहर की 8 सीटें हैं। तो कांग्रेस इन 26 सीटों में जो आदिवासी इलाकों की हैं, सब आदिवासी सीटें नहीं है, अधिकतर आदिवासी हैं, इनमें बड़ी संख्या में सीटें खोने जा रही है, ये एक खतरा है। कुछ लोगों का ये अंदाज है कि बस्तर और सरगुजा मिला के कांग्रेस 50% सीटें खो सकती हैं, ये भी अंदाज है लोगों का, ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, लोगों का ऐसा अंदाज है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि जो इलाके रॉक सॉलिड आपके साथ में थे, जिन्होंने आपको तकरीबन 100% सीटें दी थी विधानसभा चुनाव में और बाद के बाई इलेक्शन में मिलाकर, आज अगर वो आपसे परे जा सकते हैं तो यहाँ की गिनती जो है, जितनी कांग्रेस खोएगी उतनी बीजेपी पाएगी और दोनों के बीच का गैप दुगना होगा, ये एक खतरा है। दूसरा खतरा ये है कि जहां पर धान और कर्ज माफी का मुद्दा कम असर करता है, करता सब जगह है छत्तीसगढ़ में, लेकिन शहरी इलाकों में शायद गांव के मुकाबले कुछ कम असर करता है। शहरी इलाके जो हैं छत्तीसगढ़ के, वो बड़े ही खतरे में हैं। शहरी इलाकों में कांग्रेस की शोहरत कम सुनाई पड़ रही है, बीजेपी का गेन सुनाई पड़ रहा है। ऐसे में अगर उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ से आदिवासी सीटों को खोती है कांग्रेस, शहरी शहरी इलाकों में उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं कही जाती है, नुकसान होगा ऐसा लोग चीज जो सुनील जी, आपने कहा कि आदिवासी इलाकों में भी कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। जल, जंगल, जमीन, फॉरेस्ट राइट्स, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी समय समय पर उठाते हैं, लेकिन बावजूद इसके क्यों ये नाराजगी या गुस्सा ट्राइबल्स के मन में है बघेल सरकार के खिलाफ? नाराजगी इसलिए है ट्राइबल्स के मन में कि राहुल गांधी बोल के कुछ जाते हैं, उनकी पार्टी की सरकार करती कुछ और है। यानी मैं जिस तरह से छत्तीसगढ़ की भाजपा और देश की भाजपा लीडरशिप में डिटैचमेंट बतला रहा हूं, ठीक वैसे ही आइडियोलॉजिकल डिटैचमेंट जो है राहुल गांधी और उनकी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में भी है। वो आदिवासियों से कुछ कमिट करके जाते हैं, होता उसका उल्टा है। तो आदिवासियों में नाराजगी है। दूसरा यह है कि आदिवासियों से इतने बड़े बड़े कमिटमेंट किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कहा हमारी सरकार बनते ही हम आदिवासी इलाकों में 6th शेड्यूल लागू करने की सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। 6th शेड्यूल जो आज शायद केवल नॉर्थ ईस्ट में है, जो आदिवासियों को हाईएस्ट राइट्स देता है ऑटोनॉमी के, स्वायत्तता के, उसको अगर लागू करने की बात मध्य प्रदेश में की जा रही है, उससे ज्यादा आदिवासी छत्तीसगढ़ में है। जाहिर तौर पर मेरे जैसे लोग ये मांग कर चुके हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश के आदिवासियों से कमिट कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी से क्यों नहीं कर रहे हैं।
कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं कर रही है, ऐसा बहुत सारी दूसरी घोषणाएं कर रही है। हो सकता है अपने घोषणा पत्र में यहाँ भी कहे वो कि हम 6th शेड्यूल देंगे, लेकिन 5th शेड्यूल के अधिकार देने में ही आपने बेईमानी की। आपने आदिवासियों के साथ कमिटमेंट अपना तोड़ा, उनके हक छीन लिए, तो 6th शेड्यूल की आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है। ऐसे कई किस्म के आदिवासियों के इलाकों में लोगों की नाराजगी है, और ये नाराजगी वोटों में तब्दील इसलिए भी हो सकती है, कांग्रेस के वोट इसलिए भी घट सकते हैं कि इन आदिवासी सीटों पर अब आदिवासियों के पास नए नए कुछ आदिवासी संगठनों के ऑप्शन भी हैं। एक हमर छत्तीसगढ़ पार्टी अरविंद नेताम ने बना के आदिवासी इलाकों में ही खास तौर पर उतारी है। हो सकता है ऐसे लोगों के तरफ वोट जाएं कांग्रेस के कुछ है। जी, लेकिन सुनील जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो आदिवासी इलाकों से तो इनके वोट घट रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी वहां पर अच्छा कर सकती है आदिवासियों के मुद्दे पर? और जिस तरह से आरएसएस भी सक्रिय है, वनवासी कल्याण आश्रम के जो लोग हैं वहां पर सक्रिय हैं, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को थोड़ा बहुत मिल सकता है उन इलाकों में? बीजेपी को फायदा इसलिए मिल सकता है कि बीजेपी इन दोनों इलाकों में अनंत काल से सक्रिय है। जब से बीजेपी बनी है तब से इन दोनों इलाकों में एक्टिव है। उसके पहले से जनसंघ के दिनों से एक्टिव है, जनसंघ के भी पहले आरएसएस के दिनों से भी एक्टिव है इन इलाकों में। तो अगर कांग्रेस का कोई भी नुकसान होगा तो हो सकता है कि कोई छोटी पार्टी उसका फायदा ले ले थोड़ा बहुत, लेकिन अगर बड़ा नुकसान होगा तो बड़ा नुकसान तो बीजेपी के खाते में ही आएगा, कांग्रेस से जाएगा बीजेपी के खाते में आएगा। और बीजेपी ने हिंदू वोटों के पोलराइजेशन के साथ साथ बस्तर जैसे इलाके में आदिवासियों के ईसाई बनने को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बस्तर के आदिवासी आज 3 सेक्शन में बट गए हैं। एक वो आदिवासी जो केवल प्रकृति की पूजा करते हैं, जो अपने को न हिंदू मानते न ईसाई मानते। दूसरे वो आदिवासी जो आदिवासी तो हैं लेकिन जो ईसाई बन गए हैं, प्रार्थना करने लगे हैं, बाइबिल चर्च जाने लगे हैं। तीसरे वो आदिवासी हैं जो हिंदू संगठनों के साथ एक्टिव होकर बीजेपी आरएसएस का झंडा उठाकर चल रहे हैं। ये 3 सेक्शन हो गए हैं। इनमें से 2 सेक्शन प्रो क्रिश्चियन और प्रो हिंदू, इनके बीच एक टकराव चल रहा है, हिंसा चल रही है, डेड बॉडी उखाड़ कर फेंकी जा रही है बाहर, पुलिस पर पत्थर चल रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने यह तय किया कि यहाँ पर उनको नुकसान न पहुंचे उनकी हिंदुत्व की इमेज को, कांग्रेस की, इसलिए वो लोग जो हैं यहाँ पर एक मूक दर्शक की तरह इस पूरी हिंसा को देख रहे हैं। सरकार भी किसी की मदद करने नहीं जा रही है, सरकार केवल देख रही है, साइलेंट स्पेक्टेटर है। इसका नुकसान मुझको लगता है कांग्रेस को इन इलाकों में देखने मिलेगा जहां ईसाई बने आदिवासियों को ये लग रहा है कि कांग्रेस की पुलिस भी उनको बचाने नहीं आई, सरकार भी बचाने नहीं आई, कांग्रेस के लोकल लीडर्स, एमएलए, एमपी जो हैं वो भी बचाने नहीं आए। तो ऐसे हम कितने अछूत हो गए हैं ईसाई होकर कि बीजेपी हमको मार रही है और कांग्रेस हमको दूर बैठकर देख रही है। ये हालत हो गई है। आपकी बात सुन के मुझे एक मन में सवाल आ रहा है कि ईसाइयों और अगर मुसलमान समुदाय की तरफ कांग्रेस ने यहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया है, तो क्या कांग्रेस ने अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स क्या छत्तीसगढ़ में खो दिए हैं इस हद तक कि उन्होंने एक सॉफ्ट हिंदुत्व या थोड़ा अग्रेसिव हिंदुत्व अडॉप्ट करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट इन द लाइंस ऑफ बीजेपी? क्या ये कांग्रेस के लिए लॉन्ग रन में घातक हो सकता है? बिकॉज वी आर सीइंग ऑलमोस्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ अ फिनोमेना इन मध्य प्रदेश एज वेल, व्हिच कमलनाथ इज आल्सो अडॉप्टिंग। तो कांग्रेस के लिहाज से ये जो इनकी स्ट्रेटजी है, जो कि पहले ये कहा जाता था कि वो अपीजमेंट करते हैं माइनॉरिटीज का, एंड इफ दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट इमेज एंड दे आर अडॉप्टिंग दिस अग्रेसिव हिंदुत्व, अग्रेसिव या सॉफ्ट अग्रेसिव जिसको दोनों टर्म्स में बोला जा सकता है, वो कांग्रेस की छवि के हिसाब से कितना घातक है? मुझको लगता है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं रह गई है, वो सांप्रदायिक भी नहीं हुई है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो मुसलमानों और ईसाइयों का कोई बुरा नहीं कर रही है, लेकिन अगर मुसलमानों और ईसाइयों का कोई बुरा हो रहा है तो उनके आंसुओं के लिए अपना कंधा देने भी नहीं जा रही है, जबकि सरकार उसी की है, गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। अगर वायलेंस हो रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर तो गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड स्टेट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। इट इज नॉट गिविंग देम अ शोल्डर। उनके आंसू पोंछने नहीं जा रही, उनके घर भी नहीं जा रही।
बस्तर के हाईवे पर दिन दहाड़े लाउड स्पीकर लगाकर कैमरों के सामने ये शपथ ली जा रही है कि कोई भी हिंदू, मुसलमान और ईसाई की दुकान से सामान नहीं खरीदेगा, उनका पूरा बहिष्कार किया जाएगा। और इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट के जो स्टैंडिंग डायरेक्टिव हैं उसको भी ओवरलुक करते हुए स्टेट गवर्नमेंट कोई केस दर्ज नहीं करती है हेट स्पीच का। इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड वीडियो, आई हैव कमेंटेड ऑन दिस सेवरल टाइम्स। ये वीडियो छत्तीसगढ़ में हर किसी के पास है, चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे नफरत भरे हुए वीडियो पे भी अगर आरएसएस बीजेपी के लोगों पर हेट स्पीच का केस भूपेश बघेल की सरकार दर्ज नहीं करती है, तो ये राहुल गांधी की सरकार भी मुझको नहीं दिखती है, ये मुझको सोनिया गांधी की सरकार भी नहीं दिखती है। और गांधी और नेहरू तो ऊपर बैठे हुए इसको डिसोन कर चुके होंगे कि ये हमारी सरकार नहीं है। नहीं तो क्या ये एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रेज किया है कि अगर ऐसे आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हेट स्पीचेस में इंडल्ज करते हैं, भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं किया है, दूसरी तरफ राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो क्या भूपेश बघेल इस समय, क्या राहुल गांधी के कंट्रोल से भी बाहर हो गए हैं? क्या गांधी परिवार के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं? रमन सिंह इज ऑल अबाउट हिमसेल्फ इन छत्तीसगढ़? Is he the supreme leader या supreme commander of छत्तीसगढ़? मुझको ऐसा लगता है कि ये कर्नाटक और हिमाचल आने के पहले कांग्रेस के हाथ में कुल 2 स्टेट रह गई थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ऊपर जो बीजेपी ने एक लेबल लगाया था कि वो पूरे देश के कांग्रेस पार्टी का एटीएम है, मैं उस पर इससे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भूपेश बघेल ने इन 5 सालों में अपने आप को इतना ताकतवर, इतना मजबूत, इतना बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट साबित कर दिया है कि देश की कांग्रेस पार्टी जो है उसका बहुत ज्यादा काबू इनके ऊपर नहीं है। थोड़ा बहुत जो अपनी मर्जी बतला दें कि ऐसा कर दीजिए, उसको ये मान लें, वहां तक ठीक है। बाकी भूपेश बघेल जो है कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप के मुकाबले भी छत्तीसगढ़ के इस इलेक्शन सिनेरियो में, मैं इस खास कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, वो बहुत ताकतवर हैं। यहाँ पर कोई चाहे सामूहिक नेतृत्व की बात कितना भी कर ले, चाहे सिंहदेव जी इसको कह के खुश हो लें कि हम लोग कंबाइंड लीडरशिप में लड़ रहे हैं, ये सब बोलने की बातें हैं, ये फिजूल की बातें हैं। यहाँ पर अकेले नेता जो हैं कांग्रेस के वो भूपेश बघेल हैं जो इस इलेक्शन में पार्टी को लीड कर रहे हैं। बाकी लोग अपनी अपनी मजबूरियों से कैंपेन कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो भूपेश बघेल ने अगर ये तय किया है कि वो हिंदुत्व के रास्ते से गाय की दुम पकड़कर वैतरणी पार करेंगे, कांग्रेस में किसी की इतनी ताकत नहीं है कि उसको रोक ले और उनको याद दिलाए। दूसरी बात जो आपने कहा कि राहुल गांधी जो है मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं, मुझको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में अगर 10 बाई 10 स्क्वायर फीट की एक दुकान की लीज मांगेंगे मोहब्बत की दुकान खोलने को, शायद उनको वो लीज यहाँ नहीं मिलेगी सरकार से, दुकान खोलने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो ये डिटैच्ड है, ये पार्टी अपने आप में डिटैच्ड है। जो राहुल बोल रहे हैं उससे उनके पार्टी के नेताओं का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। उधर कमलनाथ का हिंदुत्व चल रहा है। जी, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, उसके बाद मैं ओबीसी के मुद्दे पर आऊंगी कि अगर रमन सिंह इज ऑल अबाउट हिमसेल्फ और अगर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस के पंजे से वो बड़े हो गए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मोदी कमल के स्वरूप से बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं, तो क्या आप 2 बार रमन सिंह बोल चुकी हैं भूपेश बघेल की जगह, तो लेट मी करेक्ट यू, इट इज भूपेश बघेल। यस, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। कि भूपेश बघेल अगर पंजे से बड़े हो चुके हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे मोदी कमल से ऊंचे हो चुके हैं, तो क्या भूपेश बघेल की जो प्रॉक्सिमिटी है प्रियंका गांधी से, वो काफी क्लोज माने जाते हैं प्रियंका गांधी के, प्रियंका गांधी हमेशा उनको एंडोर्स करती हैं, जो मुझे दिल्ली में पता चलता है। तो कई लोगों ने मुझे ये बोला है और ऑफ द रिकॉर्ड भी कभी बात हुई है कि भूपेश बघेल के प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस हैं कि अगर कांग्रेस केंद्र में आती है तो भूपेश बघेल कुड बिकम अ प्राइम मिनिस्टरियल कंटेंडर फॉर द सीट। क्या ये बात सही है और क्या इस तरीके की सुगबुगाहट आपको छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल सर्कल्स में भी सुनाई पड़ रही है? मुझको ये बात पहली बार आपसे सुनाई पड़ी है, तो जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में सुनाई नहीं पड़ी होगी। लेकिन मैं दूसरी बात बताता हूँ। 5 बरस पहले जिस तरह से भूपेश बघेल चुनाव जीत कर आए, 5 साल उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चलाई, मैंने अपने एडिटोरियल में इस बात को 1 से ज्यादा बार लिखा था कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उस तरह से चला रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस को पूरे देश में अपने आप को चलाना चाहिए।
मैंने कहा था कि ये देश की कांग्रेस के मुकाबले प्रदेश की कांग्रेस ज्यादा कामयाब है, ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा अभी भी मानना है कि भूपेश बघेल की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी जो है वो सोनिया परिवार से ज्यादा है, खरगे से ज्यादा है मैं नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि खरगे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है कांग्रेस के भीतर प्राइम मिनिस्टीरियल एम्बिशन जो है, या उसके लायक प्राइम मिनिस्टीरियल मटेरियल जिनको माना जाता है, एक वक्त मैं हमारे बड़े करीबी दिग्विजय सिंह को मैं प्राइम मिनिस्टीरियल मटेरियल मानता था, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे किनारे हो जाते हैं, कभी मुश्किल से पार्लियामेंट पहुंच पाते हैं, कभी नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा कांग्रेस में होते रहता है। भूपेश बघेल उस मुकाबले थोड़ा दूर हैं अभी। दूसरा यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर 1 2 3 और स्टेट जीत लेगी तो भूपेश बघेल का कद आज के सेटअप के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाएगा पार्टी के भीतर ही, क्योंकि ज्यादा मुख्यमंत्री रहेंगे कांग्रेस के। दूसरी बात, अभी के इस 5 राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस सब जगह हार जाती है और अकेले छत्तीसगढ़ में जीतती है तो भूपेश बघेल आज से बड़े हो जाएंगे। फिलहाल मैं इतना आपको कह सकता हूं, कांग्रेस के पास एक पंजा है, भूपेश बघेल के पास 2 पंजे हैं, तो भूपेश बघेल ज्यादा ताकतवर हैं कांग्रेस से छत्तीसगढ़ चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में। जी, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब ओबीसी के मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी लगातार कास्ट सर्वे की बात कर रहे हैं, हर राज्य में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो हम कास्ट सर्वे कराएंगे, ऑलमोस्ट ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट हैज बीन डन इन बिहार। कितना बड़ा मुद्दा है? ओबीसी की पॉपुलेशन भी यहाँ छत्तीसगढ़ में काफी है, लगभग 43 या 44% के करीब। तो ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है कास्ट सर्वे यहाँ पे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में। अभी ये बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं लग रहा है कि धान और कर्ज माफी, कांग्रेस ने इन 2 बड़े मुद्दों को उठाया, कमिट किया है कि हम करेंगे। पिछली बार कांग्रेस करके दिखा चुकी है, लोगों को शक नहीं है। भाजपा के भीतर अभी सुगबुगाहट है कि भाजपा कर्ज माफी, भूपेश की कर्ज माफी से ज्यादा बड़ी मोदी की कर्ज माफी लेकर आ रही है, जिसमें नेशनलाइज्ड बैंक के कर्ज भी माफ होंगे, जो कि भूपेश बघेल नहीं कर रहे हैं अभी तक। लोगों का ये कहना है कि भाजपा 3,000 रुपए क्विंटल का धान खरीदने के लिए ला रही है कमिटमेंट अपना मैनिफेस्टो में, जो भूपेश बघेल से ज्यादा हो सकता है। तो ये मुद्दे अभी हैं हवा में, लेकिन एक बार ये हो जाएंगे, मैनिफेस्टो आने के बाद ये सेटल हो जाएंगे। उस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बचेगा वो ओबीसी का रहेगा। लोग आखिरी में जाके जो वोट देंगे अपने इलाके में, अगर कोई पार्टी के बहुत लायल हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में दोनों बड़ी पार्टियां बुरे से बुरे हालत में इनके 30, 32, 33% वोट रहते हैं, उससे नीचे नहीं जाते हैं, तो ये उतने वोट तो ये पा जाएंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि अगर कहीं पे एक पार्टी का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का होगा और दूसरे का ओबीसी का होगा, तो ओबीसी के जीत की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होगी, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। ओबीसी तबका जो है, अभी जब दोनों कैंडिडेट ओबीसी रहेंगे तो उसके पैरामीटर अलग होंगे डिसीजन मेकिंग के। लेकिन अगर एक ओबीसी रहेगा, एक नॉन ओबीसी जनरल कैटेगरी रहेगा, तो उसके पैरामीटर साफ रहेंगे, उसका प्रेफरेंस ओबीसी की तरफ रहेगा। ओबीसी न सिर्फ छत्तीसगढ़ का बल्कि देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा आज बन चुका है। बिहार से शुरू हुआ है ये, इसको हम जिन्न कहें या परी, जो भी है, बोतल से निकली है या निकला है, निकल गया है, छा गया है आसमान पे, ओवरशैडो कर रहा है बाकी तमाम चीजों को। कुछ लोगों को इंद्रधनुष की तरह ये दिख रहा है जो प्रो ओबीसी लोग हैं, कुछ लोग जो प्रो हिंदुत्व लोग हैं, जिनको लगता है ये हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश है, उनको ये काले बादलों की तरह दिख रहा है ये। तो ये अपना अपना नजरिया है। मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा दोनों ओबीसी से इतने लदे हुए हैं, इतने ज्यादा कैंडिडेट हैं ओबीसी के दोनों ही पार्टियों के, कि बीजेपी को भी यहाँ पर काले बादल को इंद्रधनुष मानना मजबूरी रहेगा। ओबीसी अपीजमेंट जो है ये यहाँ का सबसे बड़ा अपीजमेंट है। यहाँ हिंदू अपीजमेंट अब मुद्दा नहीं है। हिंदू जो है, हिंदू के लिए 2 लोग उसको गोद में लेने के तैयार खड़े हुए हैं। कांग्रेस भी खड़ी हुई है, बीजेपी भी खड़ी हुई है। यानी हिंदू के पैर धोने के लिए 2 पैर किसी को नहीं मिल रहे हैं, एक पैर कांग्रेस ने ले लिया है, एक बीजेपी ने ले लिया है। लेकिन ओबीसी का मुद्दा जो है ये ओवरराइडिंग मुद्दा है, ओवरशैडो कर रहा है। मैं अभी आपको एक वीडियो भेजता हूं, 15 सेकंड का वीडियो है। कल साजा के इलाके में ईश्वर साहू का नॉमिनेशन की पब्लिक मीटिंग थी। अगर आपको वो वीडियो मिला होगा, आपने देखा होगा,
उतनी बड़ी भीड़ छत्तीसगढ़ के किसी नॉमिनेशन में नहीं आई। और ये ईश्वर साहू 6 महीने पहले तक नागपुर में हमाली करता था, छत्तीसगढ़ में मजदूरी करता था डेली वेजेस की। उसके बेटे का कत्ल हुआ कम्युनल टेंशन में, इसलिए बीजेपी ने उसको कैंडिडेट बनाया है। ये साहू जो है, ये ओबीसी की साहू कम्युनिटी का, ओबीसी कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी का एक आइकॉन बन के इसको बीजेपी ने सामने रखा है बनाकर। उसका नॉमिनेशन की आप रैली देखिए, उस सैलाब को देखिए। आप देखिए कि एक डेली मजदूर के लिए ये उन अरबपतियों में से नहीं है जो 5 करोड़ रुपए नॉमिनेशन की रैली पे खर्च कर सके। ये गरीब है जिसके पास डेली वेजेस का पैसा था 6 महीने पहले तक, उसकी रैली आप देखिए। ये ओबीसी की अवेयरनेस है। ओबीसी इज द बिगेस्ट सिंगल इशू इन छत्तीसगढ़ इलेक्शन, धान और कर्ज माफी के बाद। एक आखिरी सवाल सुनील जी आपसे करेंगे कि छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज इस बार चुनाव लड़ रही हैं, जैसे अमित जोगी की पार्टी है और इसके अलावा बीएसपी भी इस समय लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी है जी। तो ये जो छोटी छोटी पार्टीज जो इस समय चुनाव में कूद पड़ी हैं, कितने सीटों पर इनका प्रभाव पड़ेगा और क्या ये कांग्रेस के लिए या फिर बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक होगा? ये नुकसानदायक बीजेपी के लिए कम होगा। मैं जितने लोगों से बात करता हूं तो या तो इन पार्टीज के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, ये एक समय कांग्रेस के वोटर थे, दलित आदिवासी, ये कांग्रेस के वोटर्स थे। ये वोट अगर कम होंगे तो कांग्रेस के हिस्से से जाएंगे। जो हमर राज पार्टी बनी है, ये कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे यहाँ, आदिवासी नेता अरविंद नेताम, जो इंदिरा गांधी के कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुके थे, इतने पुराने नेता हैं। उन्होंने ये पार्टी बनाई है, हमर राज पार्टी। इस पार्टी का कैंडिडेट पिछले बाई इलेक्शन में खड़ा हुआ था छत्तीसगढ़ में। पार्टी भी नहीं थी, केवल इनका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, तब पार्टी नहीं बनी थी, सिंबल नहीं बना था। घोर आदिवासी इलाके में, जंगल में इनको एयर कंडीशनर सिंबल मिला था। तो जो हमर राज पार्टी है नेताम की बनाई हुई, ये सर्व आदिवासी समाज नाम के एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से निकली हुई पार्टी है। जैसा इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकलकर आम आदमी पार्टी बनी थी, ये कुछ उस किस्म की है, बाकी दोनों की कोई सिमिलरिटी नहीं है। ये पार्टी जो है आदिवासी इलाकों में ही ज्यादा कैंडिडेट रखेगी, वहां ज्यादा वोट पाएगी और वहां ये कांग्रेस को ही ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। मैंने कई लोगों से बात करके देखी है, ये 5 या 6 अलग अलग पार्टियां हैं, इनसे ज्यादा बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। भाजपा को कम नुकसान होगा, बहुत छोटा नुकसान होगा। तो अगर इन 5-6 पार्टियों से 1500, 2000, 5000 जितने भी वोट इनको मिलते हैं, ये वोट अगर कटेंगे तो ये कांग्रेस के कटेंगे। आपको एक बात बतला दूं, ऐसी कुछ पार्टियों के बारे में भूपेश बघेल ने शायद कल परसों कुछ वोट कटवा या वोट काटने वाले ऐसा कुछ कहा भी है, शायद नाम लेके कहा है, नहीं कहना, मैंने बारीकी से नहीं देखा है, लेकिन कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि वोट उनके कटेंगे। और बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से वो इन पार्टियों में से कुछ पार्टियों को एनकरेज कर सकती है, यानी इन पार्टियों का जो खर्चा पानी है चुनाव का, उसके पीछे लक्ष्मी देवी जो रहती हैं ऐसा कमल का फूल लिए हुए, उसकी कृपा इन पर हो सकती है, इन छोटी पार्टियों पर चुनावी खर्च के लिए, ऐसी भी चर्चा है। लेकिन अगर ये बातें हैं तो ये जो बैकरूम टैक्टिक्स जो बीजेपी अडॉप्ट कर रही है छोटी पार्टीज को पैसे से मदद करने में, स्ट्रैटेजी से मदद करने में, और फिर बीजेपी थोड़ा बहुत मेहनत करके वो अपनी भी कुछ अपना रिकॉर्ड इंप्रूव कर लेती है, तो आपको लगता है चांसेस कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन सकती है? हालांकि अभी जो सर्वेस बता रहे हैं वो यही है कि कांग्रेस को 50 से 55 के आसपास मिल सकता है, और जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स अभी तक आए हैं, तो आपको लगता है कि कोई चांस है कि बीजेपी सरकार बना ले? ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। अभी 2 दिन बाकी हैं नॉमिनेशन विड्रॉ होने में। कांग्रेस के कई बड़े ताकतवर रिबेल कैंडिडेट आज मैदान में हैं, जिन्होंने कल नॉमिनेशन भरा है। 2 दिन बाद अगर वो विड्रॉ हो जाते हैं तो उन सीटों की तस्वीर एकदम बदल जाएगी। ऐसा ही बीजेपी के साथ भी है। 22 कैंडिडेट्स को टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया है, तो क्या ये एक बड़ी चुनौती ये रिबेल्स के द्वारा हो सकती है कांग्रेस ये के हो सकती है। 22 कैंडिडेट नहीं, वो 22 एमएलए थे, सिटिंग एमएलए थे 22, जिनको कि दोबारा कैंडिडेट नहीं बनाया है कांग्रेस ने। 22 इज अ ह्यूज नंबर। उस 22 में से अगर 4-6 लोग बागी होकर खड़े होते हैं
तो मुझको लगता है कि ये छत्तीसगढ़ जो है इसके टुकड़े टुकड़े अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चंबल जैसा सीन रहेगा, जहां एक बागी बंदूक लेके खड़े हुए हैं। तो मैं 3 दिन या 4 दिन के बाद मैं एक ज्यादा सही एस्टीमेट लगा सकूंगा। लेकिन आपका ये कहना सही है कि अभी तक 3, 4, 5 जितने अलग अलग सर्वे आए हैं वो कांग्रेस की एक बड़ी क्लियर लीड बता रहे हैं, 50 से 55 सीटें दे रहे हैं। लेकिन ये तमाम सर्वे जो हैं ये कांग्रेस के और बीजेपी के वोट के गैप को 10% से घटाकर 3-4% तक बतला रहे हैं। ये एक बड़ा चेंज है इन सर्वे में कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस का कंटिन्यूएशन भी बता रहे हैं, कांग्रेस के सीटों को घटना भी बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की आज तो सीटें आसमान पे पहुंची हुई हैं। 50-55 सरकार बनाने के लिए काफी रहेगी, लेकिन वोट का गैप कम रहेगा कांग्रेस बीजेपी का, ऐसा भी ये सर्वे बता रहे हैं। मैं यहाँ पे लगे हाथों आपको थोड़ा सा एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा। 2003 में जब अजीत जोगी थे कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि जोगी लौट के नहीं आएंगे। हर कोई सोच रहे थे कि जोगी लौट के आएंगे, और जोगी बहुत बुरी तरह हारे थे। इसके तुरंत बाद 6 महीने बाद में अटल बिहारी की सरकार चुनाव में गई, आम चुनाव में, और दुनिया को लग रहा था कि इंडिया शाइनिंग चल रहा है, ये अटल जी वापस प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इंडिया शाइनिंग का बबल फूट गया था। जिस वक्त 2018 का चुनाव हुआ, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि रमन सिंह एक बार फिर जीत जाएंगे, ऐसी हार होगी किसी को नहीं लग रहा था, लेकिन हो गई। तो मैं सर्वे वगैरह जो है, इनके सर्वे को मानने के पहले आई वुड टेक अ ह्यूज पिंच ऑफ सॉल्ट, और पुराने तजुर्बों को याद भी रखूंगा कि कब कब बहुत ग्लासी दिखने वाले बबल जो हैं कब कब बस्ट हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, नॉमिनेशन विड्रॉ हो जाने दीजिए, हम और आप फिर बात करेंगे इस बारे में कि किसकी कितनी गुंजाइश बनती है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से पूरी जो तस्वीर है राजनीतिक छत्तीसगढ़ की वो हमें दी है न्यूज़ नशा पर। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ नशा में। और इसी तरीके का राजनीतिक विश्लेषण अलग-अलग राजनीतिक विश्लेषकों के साथ मैं लेकर आऊँगी और आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन सुनील जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।